बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उसकी हमनवा पार्टी ने एक ऐसा फैसला दिया है कि लोटाक्रेसी को जायज़ करार दे दिया गया है। काजी फाइज ईसा के फैसले के मुताबिक अब घोड़ों की खरीदो फरोख्त कानूनी करार दे दी गई है। अब जो चाहेगा, जो पार्टी चाहेगी, वो अपने करप्शन के माल से, अपने लूट मार के माल से अरकान असम्बली को खरीद लेगा और जिस ओहदे के लिए इलेक्शन होगा वहाँ खरीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म होगा, लोगों को खरीदा जाएगा, मंडी लगाई जाएगी और मतलूबा वोट हासिल करके इलेक्शन को जीत लिया जाएगा। क्योंकि हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट आईनी तरामीम का था। आईनी तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी, लेकिन हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हुकूमत को खौफ था कि अगर वो अरकान असम्बली को खरीदो फरोख्त करते हैं, लोगों के ज़मीर खरीदते हैं, तो उनका वोट कास्ट नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले जब रजीम चेंज हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए कहा था कि किस दूसरे पार्टी के किसी रुकन का वोट कास्ट नहीं होगा, वोट को गिना नहीं जाएगा और वोट डालने वाले को नाअहल कर दिया गया। इसी फैसले की वजह से परवेज़ लाई वज़ीर आला बने थे और हमजा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म हुई थी। इस हुकूमत के पास बड़ा खौफनाक टारगेट था। हुकूमत चाहती थी 2/3 अक्सरियत करके आईनी तरमीम हासिल कर लें। आईनी तरमीम क्या थी? आईनी तरमीम ये थी कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे दिए और काजी को 3 साल मज़ीद मिलें, और काजी को अगर 3 साल मज़ीद मिलते हैं तो ये हुकूमत आसानी से मज़ीद अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। न सिर्फ काजी को बल्कि 2 और चीफ्स को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, उन्हें 3 साल मिल जाएंगे। लेकिन हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए हुकूमत चाहती थी कि तरीके इंसाफ के कुछ अरकान को डरा धमका कर ब्लैकमेल करके उनसे वोट लिए जाएं। लेकिन कानून के मुताबिक ये उनके वोट हासिल नहीं कर सकते थे, वो शुमार नहीं होने थे। इसलिए ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और पहले ही ये शक था, पहले ही सबको मालूम था कि काजी साहब क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। इसीलिए काजी ने आज तोक़ों के मुताबिक फ़ैसला सुना दिया है कि अरकान के वोट शुमार किए जाएंगे। अब हुकूमत क्या करेगी? मेरी इतलात के मुताबिक सोमवार या मंगल को, यानी कि नेक्स्ट वीक, दोनों ईवान का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसके लिए आईनी तरमीम पेश की जाएगी और बहुत सारे चांस हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि उन लोगों के वोट शुमार होंगे जो दूसरी पार्टी के रुकन होंगे। नाअहली होना, नाअहल होना, कुछ होना, ये बाद के मामलात हैं। वोट तो शुमार हो जाएंगे, आईनी तरमीम हो जाएगी। इस आईनी तरमीम का सबसे बड़ा काजी फाइज ईसा को होना है, इसलिए उसने अपने हमनवा, अपने मर्जी, अपनी पार्टी, अपने ग्रुप के लोगों का एक बेंच बनाया। मैं इसके बारे में एक अहम वजाहत करता चलूँ। ये काजी साहब का फैसला गैर कानूनी है, गैर आईनी है। वो किस तरह? नंबर 1, इससे पहले जो फैसला आया था वो 3 रुकनी बेंच ने किया था और उसकी जजमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखी थी। ये कानून है, जब केस कोई रिव्यू में जाए, जो ऑथर होता है, जिस जज ने वो जजमेंट लिखी होती है, उसका उस बेंच में शामिल होना ज़रूरी होता है, वरना वो रिव्यू केस नहीं चल सकता। यहाँ तक अगर वो जज रिटायर्ड हो जाए या उस जज का इंतकाल हो जाए, रिव्यू केस दायर नहीं हो सकता, सिर्फ अपील दायर हो सकती है। ये रिव्यू केस था। इसकी जजमेंट मुनीब अख्तर ने लिखी थी। मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, काजी को कह दिया कि यह बेंच गैर कानूनी है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। लेकिन काजी साहब ने गैर कानूनी काम करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह दूसरे जज को
बेंच में शामिल कर लिया। उसके बाद दूसरी गैर कानूनी काम काजी साहब का सुने जो उसने अभी अभी किया है। वो ये था कि जो खुसूसी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई है उसने बेंच तश्कील देना होता है। उसमें मुनीब अख्तर को तो उन्होंने पहले ही फारग कर दिया उस कमेटी से। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह रहते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस बेंच में कमेटी के इजलास में शरीक ना हुए। काजी फायज ईसा ने क्या किया, उन्होंने उनकी जगह भी एक दूसरे जस्टिस को शामिल करके ये बेंच तश्कील दे दिया। ये बेंच का तश्कील देना भी गैर कानूनी है और ये फैसला भी गैर कानूनी है। जस्टिस मुनीब के बगैर फैसला ये गैर कानूनी है। ये काजी साहब ने गैर कानूनी गैर आईनी काम करते हुए इस फैसले को, इस केस को, इन दरखास्तों को मंजूर किया है क्योंकि काजी साहब को ही इस चीज़ का, इस कानून का फ़ायदा पहुंचेगा। अब हुकूमत आईनी तरमीम आसानी से मंजूर करती नज़र आ रही है क्योंकि लोगों को ख़रीदा जाएगा। ये दोनों करप्ट ख़ानदान जिन्होंने मुल्क से लूट मार की है, पैसा कमाया है, अब इन लोगों से ख़रीदेंगे। जरदारी साहब तो पहले ही बहुत मशहूर हैं, बहुत मरूफ हैं कि वो लोगों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, जैसे पिछली दफ़ा रजीम चेंज में उन्होंने की थी जब तरीके इंसाफ की हुकूमत गरे की थी। अब इतलात के मुताबिक इसी हफ्ते जो नेक्स्ट आ रहा है सोमवार मंगल को पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे और आईनी तरमीम पास कराई जाएगी। अब बात आगे कैसे जाएगी? अब आपने देख लिया ये चीफ जस्टिस के साथ 4 जज थे। ये मैंने अपने कितने व्लॉग में बता चुका हूँ कि काजी साहब के साथ 4 जज हैं, 5वें वो आप हैं, बाकी 12 जज दूसरी तरफ हैं जिनके बारे ये कहा जाता है, ये मुबैना तौर पर खबर है। अब क्या है, काजी साहब आइन और कानून को रोंते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काजी साहब का रास्ता कैसे रोका जा सकता है, इसका सिर्फ अब एक ही और आखिरी तरीका बचा है। वो ये बचा है कि जो दूसरे जज हैं, जो 12 जज हैं, वो काजी पर अदम एतमाद कर दें और अपनी अदालत लगा लें और काजी फायज ईसा को फारिग कर दें। यह कोई अनोखी बात नहीं, इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। असद मलिक केस में ऐसा हुआ था जब तमाम जजों ने अपनी अदालत लगाकर चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया था। ये सिर्फ आखिरी हाल बचा है, वरना काजी साहब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह कानून और आइन को रोंद रहे हैं, काजी साहब इस मुल्क की सालमियत पर ख़तरा हैं। काजी साहब बहुत आगे बढ़ रहे हैं और काजी साहब के इस फैसले की वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो मुसलसल आइन और कानून को पांव थले रोंते चले जा रहे हैं। अब तरीके इंसाफ के पास बहुत कम पत्ते बचे हैं। अब देखते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। उनकी जो 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज और धरने की कॉल है, वो क्या रंग लाती है। मामलात अच्छे नहीं हैं, मुल्क के मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि काजी फायज ईसा इस हुकूमत को तोहफ़्फ़ देने और ख़ुद को एक्सटेंशन करने के लिए मुल्क के आइन और कानून को रोंते चले जा रहे हैं। मुल्क आइन और कानून से ही चलते हैं। जहां आइन और कानून ना हो वहां जंगल का कानून होता है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।